हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। दिस इज इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज प्रेसिपिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली एंड न्यूमेरिकली। ओके, सो बी अटेंटिव एंड बी फोकस्ड। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या है। देखिए, आप समझते होंगे जनरली प्रेसिपिटेशन मतलब बरसात, बारिश जो होता है उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, है ना। ये वो एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है किसी भी रूप में पानी अर्थ के एटमॉस्फेयर से अगर सरफेस के ऊपर आता है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। समझ गए। अब किस फॉर्म में, किस रूप में आ सकता है? इन फॉर्म ऑफ रेन आ सकता है, जिसको आप बरसात कहते हैं। स्नोफॉल के रूप में एटमॉस्फेयर से जो वाटर है वो आ सकती है आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर। समझ में आ रहा है। ड्रिजल के फॉर्म में आ सकता है, ग्लेज, स्लीट, हेल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होते हैं। समझ गए। तो इसका अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे बकायदा तो हम ये लिखेंगे, प्रेसिपिटेशन डिनोट्स, लिखिए, प्रेसिपिटेशन denote all forms of water that reaches the earth surface from the atmosphere ऑल फॉर्म्स मतलब यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स है प्रेसिपिटेशन के, है ना। डिफरेंट फॉर्म्स में रेन हो गया, स्नोफॉल हो गया, ड्रिजल हो गया, ग्लेज हो गया, स्लीट हो गया, हेल हो गया, है ना। ये डिफरेंट 6 फॉर्म्स हैं जिसमें जिस रूप से अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो पानी है वो अर्थ सरफेस पर रीच होती है। इस चीज को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अब इन सभी डिफरेंट फॉर्म्स में मेजर क्वांटिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर जो अर्थ सरफेस पर रीच होती है, इट इज इन फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नोफॉल। इसीलिए हम जनरली प्रेसिपिटेशन को रेनफॉल एज ए स्नोफॉल कंसिडर करते हैं। और ड्रिजल, ग्लेज, स्लीट, हेल, ये सारे जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, इसका कंट्रीब्यूशन काफी कम है या फिर ना के बराबर है, आप कह सकते हैं। कभी कभी कहीं कहीं हो जाता है, बस इतना ही। समझ में आ रहा है। लेकिन जो मैक्सिमम है वो रेनफॉल एंड स्नोफॉल के तहत आपका वाटर, जो एटमॉस्फेरिक वाटर है, वो अर्थ सरफेस के ऊपर रीच होती है। ओके, वेल, तो ये हो गया प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन। लिखवाएंगे, सब कुछ लिखवाएंगे, बने रहिए। डिफरेंट फॉर्म्स लिखवाएंगे, डिफरेंट टाइप्स लिखवाएंगे, सब कुछ लिखवाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ कुछ बेसिक चीजें समझनी है। मतलब प्रेसिपिटेशन होता कैसे है एक्चुअली, बरसात जो है वो होता कैसे है। तो इसको समझने का एक सरल तरीका आप लोग बचपन से पढ़े होंगे। जैसे कि मान लो कोई लेक है, ये क्या है? लेक। इसमें पानी है, टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर के कारण इसमें इवापोरेशन हुई। इवापोरेशन हुई तो क्या हुई? जो वाटर है लिक्विड फॉर्म से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गई, जिसको हम कहते हैं वाटर वेपर। ओके, ये क्यों हुआ? ड्यू टू इवापोरेशन। इस बात को अच्छे से समझिएगा, इसमें मैं बहुत चीज बताऊंगा। ड्यू टू इवापोरेशन, है ना, भाष्पीकरण के कारण वाटर वेपर बनी। अब यहाँ पे अगल बगल एटमॉस्फेयर में आपका क्या है? एयर है। अभी देखो, जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था सॉइल मैकेनिक्स में कि सॉइल में वॉइड होते हैं, उसी तरह मान लीजिए एयर में भी वॉइड है। मतलब कुछ कुछ खाली स्पेस है, जिसमें उन खाली स्पेस में ये वाटर वेपर जाके समा जाएगा। समझ में आया? मतलब एयर क्या करेगा? इस वाटर वेपर को होल्ड करेगा, अपने में लेगा, होल्ड करेगा। तो उसको कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर। समझ में आया? तो मान लो एयर में कुछ वॉइड है V, मतलब इतना मैक्सिमम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, इतना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर वो अपने में समा सकता है। तो जितना मैक्सिमम समा सकता है उतना ये समा लिया,
तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हो गया। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड। अब ये जो एयर है, ठीक है, ये जो एयर है जिसमें इसका जितना मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी था वो वाटर वेपर इसने ले लिया है। अब ये एयर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होगी, तो वो जो प्रेशर है उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। अब देखो, मान लो कि एयर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसका मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वॉल्यूम वी मैक्स, और इसने अभी मैक्सिमम नहीं लिया है, सम पार्शियल वॉल्यूम सम पार्शियल स्टेट पर है, समझ गए, केवल वाटर वेपर है, प्योर वाटर वेपर का हम बात कर रहे हैं, एट सम पार्शियल स्टेट पर है ना। तो इसको एट दैट पर्टिकुलर टाइम एंड टेम्परेचर उसको हम क्या कहेंगे, उस एयर का उस वक्त जो प्रेशर लगा रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल वेपर प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर एंड टाइम, क्या कहेंगे, एक्चुअल वेपर प्रेशर। अब मान लीजिए तीसरा चीज क्या, जैसे देखो वाटर वेपर है, वाटर वेपर के साथ डिफरेंट गैसेस मिक्स हो गए, डिफरेंट गैसेस मिक्स हो गए, ठीक है। अब ये चीज है एयर के अंदर, अब ये डिफरेंट गैसेस और वाटर वेपर सब मिलके जो प्रेशर लगा रहा होगा, है ना। अब ये सैचुरेटेड कंडीशन पे नहीं है, एयर जो है आपका सैचुरेटेड नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें वाटर वेपर है और गैसेस भी है। मतलब अगर गैसेस की जगह जो जितना वॉइड गैसेस ऑक्युपाई किया है उसमें भी अगर वाटर वेपर चला जाए तो वो कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाएगा, तब जो वो प्रेशर अप्लाई करेगा उसे कहेंगे सैचुरेशन वेपर प्रेशर। लेकिन अभी क्या बोल रहा हूं मैं कि एयर का जितना वॉइड है उसमें कुछ में वाटर वेपर है, कुछ में कुछ गैसेस है, मतलब एक मिक्सचर है गैसेस का और वाटर वेपर का एयर के वॉइड्स में। और ऐसे कंडीशन पे जो वो प्रेशर लगा रही होगी, है ना, इसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, क्लियर है, इसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। अब देखो, तो तीन चीजें हैं यहां पर, टोटल तीन टर्म है, क्या क्या मैं बता रहा हूं एक्चुअल वेपर प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर, सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर। ये तीन टर्म हमने आपको बताया। अब ये इसमें क्या है, सैचुरेशन मतलब समझ गया, सैचुरेशन मतलब क्या, जितना भी वाटर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है एयर का उतना उसने ले लिया, समझ गया, उतना उसने क्या किया, ले लिया, मैक्सिमम पर है। तो ऐसे कंडीशन पे जो वो एयर प्रेशर लगा रही होगी उसको हम कहेंगे सैचुरेशन वेपर प्रेशर। नाउ मान लो एयर में जो वॉइड है उसमें जितना उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी था, ओके, वाटर वेपर को जितना वो होल्ड कर सकता था उतना नहीं लिया है, बल्कि कुछ कम लिया है। कितना कम लिया है, कुछ कम लिया है। मान लो सैचुरेटेड कंडीशन के करस्पॉन्डिंग से कुछ कम लिया है, लेकिन वो केवल वाटर वेपर ही है और बाकी सारे वॉइड्स खाली है, मान लो। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रेशर लग रहा होगा उसे क्या कहेंगे, वे एक्चुअल वेपर प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड टेम्परेचर। अभी मान लो कि कुछ वाटर वेपर लिया है एयर ने और कुछ डिफरेंट गैसेस का एक मिक्सचर है ना, जो वॉइड खाली थे वो खाली नहीं है, उस जगह पे कोई गैसेस है। अब जो वो प्रेशर लगा रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। ये तीन अलग अलग चीजें थी, समझ गए। अब देखो, हम ये सोच रहे हैं, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एयर प्रेशर कैसे लगाता है, ये प्रेशर का विजुअलाइजेशन माइंड में नहीं हो रहा होगा। तो देखो यार, देखो प्रेशर मतलब क्या होता है, प्रेशर मतलब होता है फोर्स अपन एरिया, है ना, यही तो है फोर्स। अब ये फोर्स क्या है, फोर्स मतलब किसी वजन के कारण, है ना, किसी वजन मास के कारण। तो देखो जैसे ये एयर है, तो ये एयर में आपका मॉइस्चर चला गया वाटर वेपर के फॉर्म में, तो इसका कुछ वजन है, मास है ना, मास है। अब ये एक इसका वजन जो है ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में केंद्रित होगी, समझ रहे। अब ये यहां पे नीचे क्या है, कोई सरफेस है, तो ये क्या है, सरफेस मतलब ये एरिया है, ओके। तो ये मास इस एरिया के ऊपर एक्ट कर रही है, एक वजन एक्ट कर रहा है, तो ये प्रेशर हुआ कि नहीं, ओके, यही तो हुआ प्रेशर, समझ गए। प्रेशर इज ऑलवेज एक्सटर्नल, है ना, कोई बाहरी चीज प्रेशर लगाता है, दबाव, समझे। तो इसी के कारण यही हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेपर प्रेशर मतलब एयर में जो वेपर है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वेपर प्रेशर। तो एयर का जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर
जो भी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कुछ भी है मान लो, उतना मॉइस्चर उसमें चला गया इन फॉर्म ऑफ वेपर, उस कंडीशन में जो प्रेशर अप्लाई करेगा सैचुरेशन वेपर प्रेशर, मान लो उतना अभी मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी से दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर कम मॉइस्चर उसने अभी होल्ड किया हुआ है, तो वो एक्चुअल वेपर प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, समझ गए। अब मान लीजिए कि उसमें गैसेस वगैरह सब कुछ मिक्स होके वो मॉइस्चर होल्ड किया हुआ है, तो तब जो प्रेशर अप्लाई करेगा उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर, समझ गए। वेल अब एक चीज मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कहानी के रूप में सुनिए, समझिए, नोट्स बनाने की ये करने की भी कोई जरूरत नहीं, अभी समझते रहिए, अपने आप दिमाग में चीजें चलेगी। तो देखो एयर क्या है, एयर के डिफरेंट, एक कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम मैंने कंसीडर कर लिया, लेट्स सपोज इसमें एयर मॉलिक्यूल्स है ना, एयर मॉलिक्यूल्स, तो कोई एक टेम्परेचर है T मान लो, ठीक है, ये एयर मॉलिक्यूल्स है। अब इसके बीच में बहुत सारी स्पेस है, वॉइड्स है, तो इन वॉइड्स में क्या होगा, इन वॉइड्स में आपका क्या होल्ड होगा, मॉइस्चर, वाटर वेपर, समझ गए। तो लेट्स सपोज एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T इतने सारे मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स थे, तो उनके बीच में जो वॉइड थे उसमें वाटर मॉलिक्यूल था एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर। लेट्स सपोज अभी मान लो टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा, सॉरी मान लो टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, लेट्स सपोज टेम्परेचर को मैं डिक्रीज करूंगा, है ना, उसको ठंडा कर रहा हूं, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं मतलब उसको ठंडा कर रहा हूं, मतलब वो उसका डेंसिटी कहीं ना कहीं घनत्व बढ़ेगा, समझ रहे हैं। तो डेंसिटी बढ़ रही है मतलब मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा करीब करीब आ रहे हैं, तभी ना घनत्व बढ़ेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ रहे हैं, डेंसिटी बढ़ेगा, तो वॉइड कम होंगे, तो वॉइड कम होंगे तो जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी हुआ एयर का वो कम होगा कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो गया, वो कम हो जाएगा। अब लेट्स सपोज कि मैं टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ये जो टेम्परेचर T है इसके रेस्पेक्ट में मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे ये एक दूसरे से अलग जाएंगे, कोलिजन होगा, है ना, ये एक दूसरे से अलग जाएंगे तो उनके बीच में स्पेस ज्यादा हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब वॉइड ज्यादा हो गया। अगर वॉइड ज्यादा हो गया तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब वाटर वेपर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम वो इंक्रीज होगा कि नहीं, समझ रहे हैं। तो मैं एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट कह सकता हूं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस moisture holding capacity of air increases and as temperature decreases moisture holding capacity of air decreases, मैं ऐसा कह सकता हूं, समझ गए। तो देखो, तो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर मान लो कि आपका टेम्परेचर, आपका एक एयर था एक ऑफ पर्टिकुलर वॉल्यूम V एट टेम्परेचर T, ठीक है। नाउ एट दिस टेम्परेचर, दिस कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका सैचुरेशन है ना, सैचुरेशन मतलब जो सैचुरेशन कैपेसिटी है मतलब मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वो कितना है, वो मान लीजिए V1, इतना वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर को ये होल्ड कर सकता था, V1 मैक्स मान लो, ठीक है। नाउ और ये टेम्परेचर है T1। अब ऐसा करिए कि आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इस सिस्टम का टेम्परेचर को बढ़ा दिया, T1 से आपने कर दिया T2। तो अब ये मेरे को बताओ कि इस T2 सिस्टम में इसका जो मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होगा वो बढ़ेगा या कमेगा या क्या होगा, या कांस्टेंट रहेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, ये हो जाएगा V2 मैक्स, ओके। और ये V2 मैक्स जो है इट विल बी ग्रेटर देन V1 मैक्स, ओके। तो ये क्या है, ये मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, क्यों, क्योंकि सेम सिस्टम है, वॉल्यूम सेम है, आपका वॉल्यूम इस सिस्टम का भी टोटल वॉल्यूम सेम है V, लेकिन यहां पे क्या हुआ, जो एयर पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले गए ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, एंट्रोपी के कारण एक दूसरे से दूर भाग गए, तो वॉइड बढ़ गया, तो उसके बीच में जो फ्री स्पेस था वो बढ़ गया, तो उसमें वेपर समा जाएगा, समझ रहे हैं। तो वेपर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो गया, ज्यादा, तो इससे हम ये क्या कहेंगे, सैचुरेशन वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। मतलब अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट अगर हम देखें तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर
सैचुरेशन वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। तो ये स्टेटमेंट भी मैं लिख सकता हूं। तो दो स्टेटमेंट में अभी आपको कंक्लूड कर दिया कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस एंड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सैचुरेशन वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, समझ रहे? तो अब देखो, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, मान लो कोई लेक है, ठीक है, इसके अगल बगल जो एटमॉस्फेयर है, ओके, ये एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे एयर है मान लो, ओके, अभी ये था एट सम टेम्परेचर T, एट सम टेम्परेचर T ये था, ओके। अब इसका जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है मैक्सिमम, वो क्या है? Vmax, ओके। अब Vmax मतलब ये वॉल्यूम, V मतलब मैं वॉल्यूम कह रहा हूं। अब इवोपरेशन हो रही है, वाटर वेपर आ रही है, मॉइस्चर होल्ड कर रहा है, जा रहा है मॉइस्चर, जा रहा है मॉइस्चर, जा रहा है मॉइस्चर, जा रहा है मॉइस्चर, जा रहा है, धीरे 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 मॉइस्चर जा रहा है। तो एक टाइम आएगा जब ये एयर आपका सैचुरेट हो जाएगी, एक टाइम आएगा जब ये एयर आपका सैचुरेट हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन पे जो प्रेशर अप्लाई करता है ये एयर, उसे हम क्या कहेंगे? सैचुरेशन वेपर प्रेशर, ओके। नाउ अभी मैं यहाँ पे और दूसरा चीज समझाता हूं। दूसरा चीज क्या समझा रहा हूं, देखो, मान लो ये जो हमने आपको अभी एक रिजल्ट बताया था कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सैचुरेशन वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जो कर्व मैं बनाऊंगा, एक देखिए, ये है सैचुरेशन वेपर प्रेशर और ये टेम्परेचर का एक्सिस। तो इसका जो वेरिएशन होता है ये कुछ इस तरह से होगा, ओके, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर E, ओके, ऑफ दैट पर्टिकुलर एयर मास ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम इंक्रीजेस। क्लियर है? लेट्स सपोज कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एयर था, एक्चुअल लोकेशन पे, साइट का बात कर रहे हैं, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर आपका एयर था और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेट्स सपोज वो टेम्परेचर है Tm, ओके। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वो एयर था उसका सैचुरेशन वेपर प्रेशर कितना है? उसका सैचुरेशन वेपर प्रेशर है इतना, इतना, ये क्या है? Em, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल साइट कंडीशन है, साइट कंडीशन ये है कि एट Tm टेम्परेचर उस एयर मास में जो उसने वेपर लिया हुआ है, जो वेपर उसने होल्ड किया हुआ है, वो किया हुआ है इतना, मतलब उसका जो एक्चुअल प्रेशर है उस वक्त वो है EA, लेट्स सपोज दिस इज एक्चुअल वेपर प्रेशर। तो एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर Tm जो एक्चुअल वेपर प्रेशर और सैचुरेशन वेपर प्रेशर में जो ये डिफरेंस है, ये इतना का डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन डेफिसिट। क्या कहते हैं? सैचुरेशन डेफिसिट, ठीक है, इसको सैचुरेशन डेफिसिट कहा जाता है। नाउ अब देखो यहाँ पे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाया कहने का मतलब है ये सैचुरेशन वेपर प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और आपका लेट्स सपोज टेम्परेचर बढ़ा के आपने Tm से Tp कर दिया, तो इस कंडीशन पे ऐसा नहीं हुआ है कि अलग से वेपर आ गया उसमें, एयर मास में। एयर मास में जितना वेपर उसने पहले लिया हुआ था EA अमाउंट अभी भी उतना ही है, अभी भी कितना है? उतना ही है। लेकिन आपका सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट Tp बढ़ गया। लेकिन क्या हुआ? सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट Tp आपका बढ़ गया, तो सैचुरेशन डेफिसिट भी बढ़ गया। क्या? पहले इतना था अब इतना हो गया, देखिए। तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका सैचुरेशन डेफिसिट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, लेट्स सपोज आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, ओके, ठंडा कर रहे हो, टेम्परेचर कम कर रहे हो, प्रेशर मान लो, अच्छा छोड़ो, अभी प्रेशर का बात ही नहीं, छोड़ो, प्रेशर का बात छोड़ दीजिए। लेट्स सपोज कि आपने ये टेम्परेचर यहाँ पे जो Tm Tp लिखा हूं, इस टेम्परेचर को कम कर रहे हो। कम करते 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 आपने कहां तक लेते आया? यहां तक लेते आया,
मतलब इस टेम्परेचर को हम कह देते हैं टी नॉट। और ये टी नॉट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग ऐसा कंडीशन हो गया कि जितना एयर जितना वेपर उस एयर मास ने अपने में लिया हुआ था वही हो गया उसका सैचुरेशन वेपर प्रेशर। मतलब EA हो गया किसके बराबर, E के। समझ रहे किस टेम्परेचर पे, इस टी नॉट टेम्परेचर पे EA किसके बराबर हो गया, E के। मतलब जो एयर मास है वो क्या हो गया, कंप्लीटली सैचुरेट हो गया उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो ये टेम्परेचर को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट, इसे ही ड्यू पॉइंट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अब इस टेम्परेचर से बिलो अगर आप टेम्परेचर कम करोगे, इस टेम्परेचर के बिलो अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन कहने का मतलब है कि डिफरेंट वेपर पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, करीब आएंगे और ड्रॉपलेट बनाएंगे, ड्यू बनाएंगे, ड्रॉपलेट बनाएंगे, ठीक है, ड्रॉपलेट बनाना शुरू कर देंगे। मतलब अब रेन ड्रॉप फॉर्मेशन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा। ओके, सो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट इज अ टेम्परेचर वेयर कंडेंसेशन, फ्रॉम वेयर कंडेंसेशन स्टार्ट, जिसके बाद से कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से अधिक पे नहीं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ड्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से कम और टेम्परेचर अगर करेंगे तो आपका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। एट ड्यू पॉइंट एयर मास क्या रहता है, फुल्ली सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड। ओके, जब तक वो एयर मास आपका फुल्ली सैचुरेटेड विद वाटर वेपर होगा नहीं तब तक आपका कंडेंसेशन होगा नहीं। तो ड्यू पॉइंट रीच होगा, एयर मास फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा, उसके बिलो टेम्परेचर आप रिड्यूस करोगे तो कंडेंसेशन स्टार्ट होगी, वाटर ड्रॉपलेट बनने का प्रक्रिया शुरू होगा और प्रेसिपिटेशन होगा। डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेसिपिटेशन हो सकता है। अब यहां पर भी एक गेम है, गेम क्या है, खैर यहां तक समझ में आ गया। अब गेम क्या है देखो, ड्यू पॉइंट का एक गेम बताता हूं। ड्यू पॉइंट यदि किसी कंडीशन में, लेट्स सपोज अगर ड्यू पॉइंट ये एक टेम्परेचर है, व्हाट इज ड्यू पॉइंट ये भी पूछ सकता है, इट इज टेम्परेचर, ठीक है, ये एक तरह का टेम्परेचर है। तो लेट्स सपोज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ओके, क्योंकि लेट्स सपोज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज कि वो 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेट्स सपोज 1 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हुआ, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे था। अब जब आप इस 1 डिग्री सेल्सियस पे वो जो एयर मास का ड्यू पॉइंट रीच हो गया, वो एयर मास इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फुल्ली सैचुरेटेड है। लेट्स सपोज कि अब 1 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर आपने कम कर दिया, कितना कम कर दिया, लेट्स सपोज आपने कर दिया 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो अब ये इसमें कंडेंसेशन कुछ ना कुछ हो गया होगा। ओके, कंडेंसेशन हो गया होगा। अब ये जो कंडेंसेशन हुआ होगा ये हुआ होगा इन फॉर्म ऑफ ड्यू। ड्यू मतलब ओस, समझ रहे ना, ओस, ड्यू के फॉर्म में कंडेंसेशन हुआ होगा, मतलब पानी लिक्विड फॉर्म में, डिफरेंट वाटर वेपर आकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी। और फ्रोस्ट मतलब क्या होता है, बर्फ जैसा कुछ हो जाता है ना। अगर आपका ड्यू पॉइंट, इफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोई एयर मास था, वो ड्यू पॉइंट जब तक रीच हुआ तब तक जो टेम्परेचर था ड्यू पॉइंट वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम, समझ गए। तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम, लेट्स सपोज वो था -2 डिग्री सेल्सियस। अब -2 डिग्री सेल्सियस से भी आप टेम्परेचर कम करोगे तब जाके उसका कंडेंसेशन शुरू होगा। तो तब जो कंडेंसेशन शुरू होगा वो फ्रोस्ट होगा, वो क्या बनेगा, फ्रोस्ट, है ना। तो ये एक गेम है, यहाँ पर इस चीज को भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इस बात को समझे कि नहीं, क्लियर है। देखिए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, फिर आप अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम करते हो टेम्परेचर उस एयर मास का, तब जो कंडेंसेशन होगा वो कंडेंसेशन होगा इन फॉर्म ऑफ ड्यू। अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से अगर आप उस एयर मास का टेम्परेचर को रिड्यूस करवाते हो तब जो कंडेंसेशन होगी वो होगी इन फॉर्म ऑफ फ्रोस्ट। क्लियर है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कंडेंसेशन कब होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम अगर टेम्परेचर को आप रिड्यूस करेंगे कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन अगर होगा तो पानी जो ड्रॉपलेट्स है वो बनना शुरू हो जाएगा, तब
जब उसकी वेट इतना हो जाएगी कि वो नीचे फॉल करने लगे तो वो नीचे बूंद के रूप में, बरसात के बूंद के रूप में वो गिरना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज योर प्रिसिपिटेशन, इस तरह से होती है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और है कि व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। वेल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले आप देख लीजिए, आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजन रहा होगा ड्यू और फ्रोस्ट क्या है। तो ड्यू देखिए, जैसा कि मैंने बोला था, वाटर के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आपका कंडेंसेशन होगी, और ये कब, जब आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद अगर टेम्परेचर रिड्यूस करोगे तब जो कंडेंसेशन होगा वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पहले से 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, उससे भी कम अगर टेम्परेचर करोगे तो कंडेंसेशन शुरू होगी, तब वो बर्फ के फॉर्म में बनेगी, आइस जैसा कुछ, इसे हम फ्रोस्ट कहते हैं। तो ये होगी ड्यू और ये होगी फ्रोस्ट। समझ गए? पिक्चर से क्लियर हो गया अब सब चीजें? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्नोफॉल कब होगा, बेसिकली स्नोफॉल कब हो रही होगी, अगर क्वेश्चन आ जाए दिमाग में, पूछ दे स्नोफॉल बेसिकली कब होगा, जब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? और नॉर्मल जो रेनफॉल है वो कब होगा, व्हेन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? वेल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जाने से पहले भी हमने ये सोचा कि जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया उसको नोट्स में आपको लिखवा दूं। तो लिखिए, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज मिक्स्ड विद अदर गैसेस एंड एक्सर्ट प्रेशर इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। लिखिए, वेपर प्रेशर और एक्चुअल वेपर प्रेशर, इसको EA आप लिख सकते हो। ठीक है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एलोन प्रेजेंट इन एयर, केवल वेपर एलोन प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात होती है, टेम्परेचर ये सब कंडीशन में फिक्स होती है ना? क्योंकि टेम्परेचर के साथ आपका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है ना? सो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ही हम बात कर सकते हैं। सो सैचुरेशन वेपर प्रेशर, when air is fully saturated, जब air is fully saturated with water vapor at a particular temperature, the pressure exerted by the mass then is called saturation vapor pressure. The pressure exerted by the mass then is called saturation vapor pressure. Some important point note बनाइए। वो जो कर्व मैंने बनाया था रिलेट विथ रेस्पेक्ट टू, जो एक कर्व हमने समझाया था किसके बीच, सैचुरेशन वेपर प्रेशर टेम्परेचर के बीच में एक कर्व बनाया था, और कुछ हमने कॉन्सेप्ट वहां पे समझाई थी, है ना? तो उन्हीं कर्व से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स अब आपको लिखने होंगे। लिखिए, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया था। क्यों? एक्सपेंशन हो जाती है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉइड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गया। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो कंडेंसेशन हो जाती है, मतलब डेंसिटी बढ़ जाती है। कंडेंसेशन तो नहीं, आप नहीं कहोगे, हम कहेंगे डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ गई तो वॉइड कम हो गई, है ना? तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सैचुरेशन वेपर प्रेशर इज नॉट ए, आपको लगता होगा सैचुरेशन वेपर प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पे किसी एक पर्टिकुलर एयर वॉल्यूम का, है ना, मतलब वो टेम्परेचर चाहे डिफरेंट टेम्परेचर हो, लेकिन अगर एक कांस्टेंट एयर वॉल्यूम है और डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसी एयर वॉल्यूम का डिफरेंट टेम्परेचर पे सैचुरेशन वेपर प्रेशर इंक्रीज होते रहेगा, अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है तो, है ना? तो इसलिए ये एक कांस्टेंट प्रेशर नहीं होता है। तो ये चीज हमने लिखवा दिया यहाँ पे। लिखिए, सैचुरेशन वेपर प्रेशर इज नॉट ए कांस्टेंट प्रेशर, इट ऑल्सो वेरी विथ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये इंक्रीज हो जाता है, अगर डिक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर T, कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर लेट द एयर होल्ड सम कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर, है ना, सम कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर एंड एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ EA, इसको हम कहते हैं एक्चुअल वेपर प्रेशर।
सम कैपेसिटी, यहाँ पे थोड़ा एडिटिंग करिए, ये जो लिखवाया है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टी लेट द एयर होल्ड सम कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर ऑफ इट्स फुल कैपेसिटी, ऑफ इट्स full potential and exert a pressure of EA, और इसे हम क्या कहेंगे, एक्चुअल वेपर प्रेशर, एंड एट सेम टेम्परेचर द सैचुरेशन वेपर प्रेशर इज ES। सैचुरेशन वेपर प्रेशर का मतलब तो समझ रहे हैं कि फुल कैपेसिटी जो हमने यहाँ पे लिखवाया है, फुल कैपेसिटी और पूरे फुल पोटेंशियल में आपका वेपर है, तो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो क्या करेगा, सैचुरेशन वेपर प्रेशर। देन डिफरेंस ऑफ ES माइनस EA एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना, डिफरेंस ऑफ ES माइनस EA इज कॉल्ड एज सैचुरेशन डेफिसिट। नेक्स्ट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो सैचुरेशन डेफिसिट बढ़ेगा, सैचुरेशन डेफिसिट क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट, एज टेम्परेचर रेड्यूसेस द सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या होगा, वो भी रेड्यूस होगा। एंड धीरे धीरे एक वक्त आएगा जब जो आपका एक्चुअल वेपर प्रेशर है उसके बराबर आपका सैचुरेशन वेपर प्रेशर आके रेड्यूस हो गया, है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, जब आपका सैचुरेशन वेपर प्रेशर बराबर हो गया एक्चुअल वेपर प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, या फिर उसको नॉर्मली ड्यू पॉइंट कहा जाता है। ओके, तो जनरली क्या है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, कौन सा पॉइंट है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज ए टेम्परेचर वेयर कंडेंसेशन स्टार्ट, जिसके बाद कंडेंसेशन शुरू हो जाती है जहां से, तो वो पॉइंट, वो टेम्परेचर है ड्यू पॉइंट, है ना। अब ये नोट बना के लिखिए, इफ ड्यू पॉइंट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस देन, तो क्या होगा, कंडेंसेशन विल बी इन फॉर्म ऑफ ड्यू, जो समझाया था लिक्विड फॉर्म में कंडेंसेशन होगी, दिखाया था आपको फोटो, है ना, माने कि रेनफॉल का चांसेस होगा। अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद अगर टेम्परेचर रिड्यूस करोगे कंडेंसेशन होगा, तो कंडेंसेशन किस फॉर्म में होगा, फ्रोस्ट, आइस के फॉर्म में होगा, है ना, दैट इज उसके बाद जो प्रेसिपिटेशन का चांसेस है वो स्नोफॉल का चांसेस है। क्लियर है, तो ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अभी तक हमने आपको समझाया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाइए, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, फेवरेबल कंडीशंस फॉर प्रेसिपिटेशन। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन बड़ा सिंपल है। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, सबसे पहला कंडीशन तो पहले समझ लो फिर लिखवा देंगे। सबसे पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। जब तक मॉइस्चर नहीं होगा, वेपर नहीं होगा, तब तक प्रेसिपिटेशन होगा नहीं, क्योंकि वेपर ही तो जाके फाइनली किसी रूप से कंडेंस होता है किसी अंडर सर्टेन कंडीशन, तब जाके वो पानी के रूप में या किसी डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन के रूप में अर्थ सरफेस को रीच होता है, उसी को तो हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होना चाहिए, ये आपका हो गया फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखो, अभी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, वेपर है, तो ये वेपर क्या होगा, ये धीरे धीरे कंडेंस होगा, लेकिन कंडेंस होगा तो इसको किसी का सहायता चाहिए, किसी की मदद चाहिए। वो मदद किसकी चाहिए, सम न्यूक्लियाई चाहिए। न्यूक्लियाई कहने का मतलब सम टाइनी कुछ सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर्स अगर एटमॉस्फेयर में होता है, सम पार्टिकुलेट मैटर्स। अब ये पार्टिकुलेट मैटर कहाँ से निकलता है, ये सॉलिड मैटर होती है। ये जैसे आपका फॉसिल फ्यूल का कंबशन से, फॉसिल फ्यूल मतलब जैसे पेट्रोल आप जलाते हो तो जो धुआं निकलता है उसमें सम पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, ये भी जाके हवा में ऊपर चला जाता है, जो कि न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करता है। अब इस न्यूक्लियाई के ऊपर क्या होता है, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं, जो वेपर पार्टिकल है, वो वेपर पार्टिकल ये मान लो ये एक न्यूक्लियाई है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं आप समझना, वो छोटे स्तर पे ये चीज हो रही है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियाई है, तो इस न्यूक्लियाई पे जो वेपर पार्टिकल है वो आके चिपक जाती है, समझे, और ये एक ड्रॉपलेट बनाती है। अब इससे हम एरोजोल भी कहते हैं, इसका नाम एरोजोल, AERO, एरोजोल्स, इसे एरोजोल्स भी कहा जाता है। इसका जो साइज होता है ये काफी कम होती है, काफी कम कहने का मतलब है बहुत छोटा, इट इज लेस देन 0.1 mm,
0.1 mm से 8 mm तो अपने आप में बहुत कम होती है। 1 mm का 10वां हिस्सा 0.1, उससे भी छोटा साइज का टाइनी ड्रॉपलेट्स बनता है। अब वो ड्रॉपलेट्स जाके क्या होता है, फिर एक दूसरे से कंडेंस होती है, फिर ड्रॉप बनती है ना, तब जाके बरसात होती है। तो ये इस तरह के ये न्यूक्लियाई का होना जरूरी है। और ये न्यूक्लियाई कहां से मिलता है? फ्रॉम कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना। दिस आर दी व्हाट, दिस आर दी पार्टिकुलेट मैटर। और ये बहुत सारे मात्रा में उपलब्ध है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसकी कमी नहीं है, क्योंकि इतने सारे वाहन चल रहे हैं, इतने सारे फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं, कोयला जलता है, तो बहुत सारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो अपना पार्टिकुलेट मैटर की एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह का कमी नहीं है। तीसरा, वेदर कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि मान लो जैसे एक लेक है, जड़ से समझो चीजों को, एक लेक है, यहां से इवोपरेशन हुई, वाटर वेपर निकला, एयर में चला गया, एयर सैचुरेट हो गया। तो वेदर कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि ये जो मॉइस्चर लेडन एयर है, मॉइस्चर लेडन एयर जो है, ये ऊपर जाए। जब ऊपर जाएगा तभी तो वो ठंडा होगा। अच्छा, ऊपर जाएगा तो ठंडा क्यों होगा? अब ऊपर जाके जो ठंडा होगा, ये जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं एडियाबैटिक कूलिंग। ये क्या है? एडियाबैटिक कूलिंग। एडियाबैटिक कूलिंग कहने का मतलब क्या हो गया कि जो ये सिस्टम है, सिस्टम कहने का मतलब मान लो ये एक एयर पैकेट है जिसमें सम मॉइस्चर है ना। अब ये ऊपर जाएगा तो ये एयर पैकेट है, इसमें सम मॉइस्चर है, इसमें सम हीट है इसका, है ना। एडियाबैटिक कूलिंग को समझिए, इसका सम हीट है, ओके, हीट एनर्जी, इसमें सम हीट एनर्जी है। तो ये अब जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो इसका जो हीट एनर्जी है, ये जितना था उतना ही रहेगा इस सिस्टम का। ये ना बाहर से कोई हीट एनर्जी लेगी, ना अपना हीट एनर्जी बाहर छोड़ेगी। इस सिस्टम का हीट एनर्जी कांस्टेंट रहते हुए ये कूल होगा, है ना, अंडर प्रेशर। इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक कूलिंग, ठीक है। तो आपको पता है कि हम जैसे जैसे मान लो जमीन का ये सरफेस है, ये जमीन का सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होना शुरू होता है। समझ में आया? टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होना शुरू होता है। मान लो यहाँ T1 टेम्परेचर, यहाँ T1 टेम्परेचर, इधर T2 टेम्परेचर है सरफेस पे, तो T2 टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन T1 टेम्परेचर। और ये जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है विद अल्टीट्यूड, इसको हम कहते हैं लैप्स रेट। लैप्स रेट। अब ये जो टेम्परेचर में डिक्रीज है, ये डिफरेंट लोकेशन पे विद डिफरेंट टाइम वेरी कर सकता है। डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट टाइम पर ये अलग अलग हो सकती है, ये वेरिएशन, है ना, विद अल्टीट्यूड। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद अल्टीट्यूड कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन एट डिफरेंट टाइम्स। समझ में आ गया? या फिर एट सेम टाइम डिफरेंट लोकेशन पे वेरी हो सकता है, एट सेम लोकेशन डिफरेंट टाइम्स पर भी वेरी हो सकता है। सो लेट्स सपोज एट ए पर्टिकुलर टाइम जो प्रिवेलिंग टेम्परेचर वेरिएशन है एट दैट लोकेशन, उसको हम कहते हैं कभी कभी एम्बिएंट लैप्स रेट या फिर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, उसको ELR के रूप से जाना जाता है ना। ये क्या है? इट इज नथिंग बट दिस fall in temperature, rate of decrease in temperature या फिर rate of fall in temperature with altitude is called lapse rate। क्लियर? तो देखिए, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा मतलब टेम्परेचर ऊपर कम है, तो वो ऑब्वियसली सिस्टम का जो टेम्परेचर है ओवरऑल वो कम हो जाएगा, तो कंडेंसेशन होगी, तो प्रेसिपिटेशन होगी। तो फेवरेबल वेदर ऐसा होना चाहिए। वेदर कहने का मतलब है, मतलब जो वेदर है, जो क्लाइमेट नहीं, क्लाइमेट एक लॉन्ग पीरियड टर्म है। समझ गया? मतलब क्लाइमेट बरसों में बदलती है, वेदर एक दिन में बदल सकती है, घंटों में बदल सकती है, लेकिन क्लाइमेट घंटों में नहीं बदलती, क्लाइमेट बरसों में बदलती है ना। लॉन्ग पीरियड होता है क्लाइमेट का, वेदर का शॉर्ट पीरियड होता है। तो वेदर और क्लाइमेट जो टर्म है, इन दोनों के बीच में यही एक बेसिक डिफरेंस है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस क्या है। वेदर शॉर्ट टर्म है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म है, ऐसा मान लो। क्लियर है? तो जो तीसरा फेवरेबल कंडीशन था वो यही था कि वेदर कंडीशन मस्ट बी फेवरेबल फॉर कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर
टू टेक प्लेस बाय एडियाबैटिक कूलिंग, है ना, ऑफ एयर मास। मतलब इतना अच्छा फेवरेबल वेदर कंडीशन होना चाहिए कि उसका एडियाबैटिक कूलिंग हो पाए, तभी तो वो कंडेंसेशन होगी। चौथा फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो भी कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बना तो वो जब सरफेस के ऊपर आएगी तभी तो हम उसको प्रेसिपिटेशन के रूप में जानेंगे, है ना। तो जो भी कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, वो सरफेस पर रीच होना चाहिए। दिस इज द फोर्थ फेवरेबल कंडीशन। क्लियर है। तो ये फेवरेबल कंडीशंस को भी लिख लीजिए, इससे भी एग्जामिनेशन में आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अच्छा, ये फेवरेबल कंडीशन में एडियाबैटिक कूलिंग ही क्यों दिया हुआ है? देखिए, एक लॉजिक अगर पूछे तो ये बोलिएगा कि एडियाबैटिक कूलिंग इसलिए कहा जाता है, इसलिए ज्यादा फेवरेबल है क्योंकि जो एयर मास है, अगर एडियाबैटिक कूलिंग होता है ना, तो इतना जानिए वो कैसे होता है, वो सब जानने की उतना जरूरत नहीं है। हमको आता है लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं है, माइंड स्ट्रेसफुल हो जाएगा फालतू में। जितना आप एग्जामिनेशन के लिए चाहिए उतना ही मैं बताऊंगा। तो एडियाबैटिक कूलिंग इसलिए चाहिए, लॉजिक याद रखिएगा, क्योंकि ये मान लो ये एयर मास है, तो इस एयर मास का अगर एडियाबैटिक कूलिंग होगा तो ये एयर मास बहुत हाई एल्टीट्यूड तक जा पाएगी, है ना, बहुत हाई एल्टीट्यूड तक जा पाएगी और अच्छे से कंडेंसेशन हो पाएगा। इसलिए हम एडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं, इस मोर फेवरेबल। ओके, सो इसे मैं लिख देता हूं, आप लिख लीजिए। सो लिखिए, पहला कंडीशन, द एटमॉस्फेयर मस्ट हैव मॉइस्चर। दूसरा कंडीशन, देयर मस्ट बी सफिशिएंट न्यूक्लियाई ब्रैकेट में लिखिए पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर या फिर पार्टिकल्स प्रेजेंट टू एड, एड मतलब सपोर्ट करना, प्रेजेंट टू एड कंडेंसेशन ऑफ वेपर ओवर देम। इसका जो साइज होता है लेस देन 0.1 mm एंड कॉल्ड एज ड्रॉपलेट और एरोजोल्स। नेक्स्ट, ये न्यूक्लियाई क्या है, इसको लिख लीजिए। These are particulate matter obtained from combustion of fossil fuel. Okay. तीसरा फेवरेबल कंडीशन, weather conditions must be favorable for condensation of water vapor to take place by adiabatic cooling of air mass. Okay, adiabatic cooling of air mass मतलब वेदर कंडीशन फेवरेबल होना चाहिए ताकि वो एडियाबैटिक कूलिंग हो पाए एयर मास का और कंडेंसेशन हो पाए। चौथा, जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन होके जो भी बना वो अर्थ सरफेस पे आना चाहिए, तो उसी को हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। अब देखिए, जब ये ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉपलेट्स बनता है, फिर वो उसका कंडेंसेशन फिर होता है, मतलब फिर वो टाइनी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के करीब आते हैं, टकराता है और एक ड्रॉप में बदलता है। तो वो ड्रॉप का जब वेट ज्यादा हो जाता है तब वो रेनफॉल के रूप में नीचे गिरती है, तो उसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। समझ गए? ओके, तो वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बनना चाहिए, फिर कंडेंसेशन और होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से वो टाइनी ड्रॉपलेट्स टकराए, फिर वो क्या बने, ड्रॉप्स बने। अभी एडियाबैटिक कूलिंग ही क्यों, एक छोटा सा लॉजिक लिख लीजिए, व्हाट इज एडियाबैटिक कूलिंग और यही क्यों। लिखिए, एडियाबैटिक कूलिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ कूलिंग विदाउट एडिशन ऑफ हीट टू मॉइस्ट एयर मास, प्रोसेस ऑफ कूलिंग विदाउट द एडिशन ऑफ हीट टू मॉइस्ट एयर मास और लॉस ऑफ इट्स ओन इंटरनल हीट। समझ गए? जो भी उस एयर मास, मॉइस्ट एयर मास सिस्टम का जो हीट है, ना उससे हीट बाहर जाएगा, ना वो हीट बाहरी कोई सिस्टम से लेगा, और कूलिंग होगी। कैसे? धीरे धीरे वो जब ऊपर जाएगा एयर मास, फिर वो कूलिंग ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, मतलब सरफेस से ऊपर आप जाएंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, उस कारण से वो हीट होगी, सॉरी वो कंडेंस होगी। ओके, तो इसी को हम एडियाबैटिक कूलिंग कहते हैं। अभी देखिए, और एक चीज है, देखो जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा। क्यों? सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर जाओगे एयर मास का वजन एट ए पर्टिकुलर टाइम, सॉरी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, हाइट, है ना, उसके ऊपर जो एयर मास है उसका वेट कम होगा एज कंपेयर टू सरफेस पे, तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा। तो अगर प्रेशर कम हो रहा है तो क्या होगा, मान लो ये एयर मास है पर्टिकुलर वॉल्यूम, इस पर इतना प्रेशर अभी लगा के रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो इसका एक्सपेंशन होगा कि नहीं, ये क्या होगा, फैल जाएगा। तो ये फैल जाएगा तो ये हल्का हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा, मतलब लाइटर हो जाएगा
और क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, ठीक है, वो फैल जाएगा। तो एक्सपैंड करने के कारण जो इस सिस्टम का हीट था वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा। तो धीरे धीरे ऑब्वियसली हीट कम हो रही है कि नहीं, और ऊपर का टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो एक कंडेंसेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? ओके, और डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट, अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट यही है कि जो एयर मास है वो बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड तक लिफ्टेड हो जाती है, जहां पे अच्छे से प्रॉपर वे में कंडेंसेशन हो पाती है। थ्रू दिस एडियाबैटिक कूलिंग प्रोसेस मॉइस्ट एयर मास इज लिफ्टेड टू हायर एल्टीट्यूड। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, इसलिए लिखवा दिए। एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जा सकता है, ईएस में, एसएससी जेईई में खास करके। नोट, एक नोट लिखिए, जनरली टेम्परेचर डिक्रीजेस एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस एंड द रेट ऑफ फॉल ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज कॉल्ड लैप्स रेट। इसी को कहा जाता है लैप्स रेट। कभी कभी लैप्स रेट भी एक पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज लैप्स रेट। तो ये सारे कुछ कुछ बेसिक आइडिया थे रिलेटेड टू प्रेसिपिटेशन। ओके, आप इसे इंट्रोडक्शन लेक्चर के रूप में समझ सकते हो। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन वाले चैप्टर को। ओके, हम फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देखेंगे, फिर हम इसके न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्ट पे जाएंगे, मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, है ना, फिर कैसे करते हैं रेन गॉजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन गॉजेस, रिकॉर्डिंग रेन गॉज, टेलीमेट्रिक रेन गॉज, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गॉज, बहुत सारे रेन गॉज होते हैं। अब मतलब ज्यादा डिटेल में ये चैप्टर शुरू हो जाएगा। ओके, सो इस वाले वीडियो लेक्चर में हमारी वॉइस थोड़ी लड़खड़ा रही होगी, क्योंकि आज सुबह हमने दही खा लिया था, तो मेरे पेट में एक अजीब सा होने लगा है, तो इसलिए थोड़ा बोलने में हमें दिक्कत हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं लगा, अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। वेल, जो भी है, अभी मैं इसे डिसकंटिन्यू करता हूँ। दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉजिकल, असर्शन, रीजनिंग वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। From next video we will discuss forms of precipitation, types of precipitation. Okay.